स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे बजट जूरी को ये बाजार का ये बजट पसंद आया है और देखिए शेयर बाजार को भी ये बजट काफ़ी पसंद आया है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही इस समय सेंसेक्स निफ्टी बैंक ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकता हुआ अब दिखाई दे रहा है, लेकिन मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत देखी जा रही है बाजार में, हम ये कह सकते हैं। पर अब भी बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बहुत ज़्यादा, और आपके सामने एक बार वो कंट्रीब्यूशन की प्लेट लाएंगे तो आप देखिए कौन से हैं वो स्टॉक जो दरअसल मदद कर रहे हैं बाजार की। अगर मैं निफ्टी के बड़े स्टॉक पे नज़र डालूं तो ऑटो सेक्टर साफ तौर पे लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। मारुति, हीरो मोटो खास तौर पे, इसके अलावा बजाज ऑटो, और दूसरे सेक्टर्स पे आप नज़र डालिए, ये देखिए आपके सामने HDFC बैंक, और उसके बाद मारुति और फिर रिलायंस। इसलिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि HDFC पर, हाउसिंग सेक्टर पर, NBFCs पर आपका खास फोकस होना चाहिए। इनके लिए जो खबर आई है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि रियल एस्टेट पे जिस तरह से कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव किया गया है वो बड़े फ़ायदे का सौदा जाहिर है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए होगा, तो उसका फ़ायदा फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह से TDS के नियमों में बदलाव किया गया है, और इन सारे नियमों का फ़ायदा आपको दिखाई देगा खास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को। तो इस पर हम के मिस्त्री साहब से बात करेंगे, लेकिन इसके पहले नीलेश शाह जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी राय लेते हैं। नीलेश भाई, आपके हिसाब से बाजार ये मान रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर की और इनडायरेक्टली फिर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की चिंताएं दूर हो गई हैं इस बजट से, आपको लगता है ये बाजार का असेसमेंट सही है? डेफिनेटली। अगर हम NBFC सेक्टर को देखें तो बहुत सारी NBFCs है जो गोल्ड फाइनेंसिंग या ऑटो फाइनेंसिंग या उसमें है, बट कई स्पेशलाइज्ड NBFC है जो हाउसिंग सेक्टर रिलेटेड है, और उसमें से कई ऐसी NBFC जिन्होंने डेवलपर को ज़्यादा लोन दिए, हाउस बोरोवर को कम लोन दिए हैं। एंड इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक कठिन समय से गुजर रही है। सेल्स उतनी तेज़ी से हो नहीं रहे थे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो रही थी। तो इस बजट में जो बेनिफिट दिए गए हैं, एक लोगों की EMI पे करने की क्षमता बढ़ गई है, तो उससे वो लोग रियल एस्टेट खरीद पाएंगे। दूसरा, आपको जो कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन मिला, एक घर की जगह पे 2 घर पे, या नोशनल रेंट के ऊपर जो एग्जम्पशन मिला, उस वजह से रियल एस्टेट में सेविंग्स थोड़ी बढ़ेगी। तीसरा, रियल एस्टेट डेवलपर को भी फ़ायदा हो रहा है कि आप जो नोशनल टैक्स भर रहे थे 1 साल के अनसोल्ड इन्वेंट्री पे, वो 2 साल कर दिया। दूसरा, GST में होम बायर्स के लिए अगर कुछ कटौती होती है तो वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेल्स में एक तेज़ी आ सकती है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री डेवलपर के पास पड़ी है वो लिक्विडेट हो जाएगी, और उनकी एबिलिटी अपनी लोन सर्विस करने की और नई लोन लेने की प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वो बढ़ जाएगी। तो NBFC क्षेत्र में जो रियल एस्टेट फोकस्ड कंपनीज थी उनको फ़ायदा होगा। तो आपने एक खास बात कही कि GST में रिलीफ पर केवल संकेत दिया वित्त मंत्री जी ने कि ये होना चाहिए, पर ये फैसला आपको लगता है कि अब सरकार GST काउंसिल से कहेगी कि आप इस पर फैसला लें? किस तरह की राहत की उम्मीद कर सकते हैं? जो GST में चेंजेस होंगे वो GST काउंसिल के थ्रू ही पारित हो सकते हैं। एंड अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग बुक करते हैं तो तकरीबन 12% GST भरना पड़ता है, और वही फिनिश्ड इन्वेंट्री अगर देखें तो वहाँ पे कम टैक्स है। ऑब्वियसली आपको इनपुट क्रेडिट भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर होम बायर्स के ऊपर GST का भारण कम होता है तो वो रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है। ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि जो बेनिफिट मिले वो बिल्डर बाकी कंज्यूमर कंपनी की तरह बायर को पास करें और ना खुद रखें। जी शरद, देखिए बाजार को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के जो आदमी, टैक्स पेयर खास तौर पर, सैलरी टैक्स पेयर हमें देख रहे हैं, वो इस बात से आप उलझन में हैं आपकी बातचीत से। वो समझना चाह रहे हैं कि क्या बारीकियां, अगर मैं आपसे पॉइंट्स मांगूं, कुछ पॉइंटर्स दीजिए, मुझे एक लाइन में लिखना हो कि क्या हुआ है, क्या सफाई है और क्या कंफ्यूजन है जिस पे सफाई चाहिए। देखिए बारीकी, मैं पहले तो क्षमा चाहता हूं कि मैंने उलझन में डाल दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ उस पर क्लैरिफिकेशन निकाला है, और वो क्लैरिफिकेशन जो दिख रहा था जैसे कि मैंने कहा वो नहीं है, क्योंकि 5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट नहीं थी। ये 5 लाख का रिबेट
87A एक सेक्शन होता है जिसके अंतर्गत 3.5 लाख तक 2500 का रिबेट मिला था। उस रिबेट को 2,500 से बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया। इसका मतलब 5 लाख। पहला तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया। दूसरा जो सेक्शन 54 में क्लैरिफिकेशन आया है आलोक, वो एक देखने वाला है, क्योंकि उस पर लेके बड़ा कंफ्यूजन था कि अब आप 2 मकान ले सकते हैं। पहले इस वाली कोई एक सफाई ले लूं मैं आपसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की कमाई 5 लाख तक है उनको तो रिबेट मिल गई। जी हाँ। लेकिन जिनकी कमाई सपोज 35 लाख रुपए है, उनको पहले 5 लाख की कमाई पे कोई रिबेट मिली या नहीं मिली? नहीं, उनको पहले 5 लाख पे रिबेट नहीं मिली। 3 स्लैब्स उनको पहले 5 लाख पे 5% टैक्स देना ही पड़ेगा। मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं। 3 स्लैब्स हैं, 5%, 20%, 30%। उन स्लैब्स में कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। हां, अगर आपकी 5 लाख से नीचे की इनकम है तो आपके लिए वो सीधा अब 20% से शुरू होगा जो ही आप 5 लाख क्रॉस करेंगे। पर जो आपने 35 लाख वाले जिन साहब का एग्जाम्पल लिया, उनके लिए वो 5%, 20%, 30% कैलकुलेशन वैसे ही की जाएगी जैसे पहले की जा रही थी। एक मैं और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, अगर ये स्पष्ट हो गया। एक मिनट पूछ लीजिए, क्योंकि इस बीच SBI के नंबर आए हैं और बहुत जोर से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, मार्केट मूवर है, इसलिए इस पे नजर डाल लीजिए। देखिए जो आंकड़े हैं वो उम्मीद से बेहतर नजर आए, कम से कम मुनाफे के लिहाज से। NII का आंकड़ा भी हमारे सामने है और ये भी उम्मीद से बेहतर है, करीब 700 करोड़ ज़्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम आता हुआ नजर आया है। प्रोविजनिंग में गिरावट आई है, आधी हो गई है प्रोविजनिंग, 12,000 से घट के 6,000 करोड़ पे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लगभग 600 करोड़ मुनाफा और NII दोनों बाजार की उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं। ग्रॉस NPA में अच्छी गिरावट है, 1 से 1.25 परसेंटेज पॉइंट के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। नेट NPA का आंकड़ा भी हमारे सामने आ रहा है और वो उसमें भी बहुत अच्छी गिरावट है, 4% के नीचे आ गया है ये, जो करीब 4.5-5% के आसपास आंकड़ा था। तो इन सारे पैमानों पर ये जो फिलहाल नतीजे आ रहे हैं SBI के, ये काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। एक खास बात ये भी है कि हमने एक ट्रेंड देखा है सारी सरकारी बैंकों के मामले में। नेट NPA तो उन्होंने प्रोविजनिंग करके घटाया है, लेकिन ग्रॉस NPA भी कहीं ना कहीं घटते हुए नज़र आ रहे हैं। नीलेश शाह जी, आपकी एक राय लेना चाहेंगे यहाँ पे, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं पर पूरे सेक्टर का जो आप ट्रेंड देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के नतीजे इस बार NPA एसेट क्वालिटी के लिहाज से बाजार को खुश कर रहे हैं, सबसे बड़े बैंक ने भी उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया है। क्या आप मानेंगे कि ये वाकई NPAs पीक हो चुके हैं और उस लिहाज से अब शायद वैल्यूएशन भी इस सेक्टर के बॉटम आउट हो चुके हैं, ये कहना चाहिए, अब यहाँ से बेहतर दिन दिखेंगे? अगर टोटल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो RBI ने खुद ने एस्टिमेट किया है कि क्रॉस NPA अब 11.5% से कम होकर 10.8% के आसपास आ जाएगा। दूसरी, इंसॉल्वेंसी बोर्ड की वजह से कुछ रिकवरी भी हो रही है और कई कंपनीज में अनुमान से ज़्यादा रिकवरी भी हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करें एंड ये सब बैंक के मैनेजमेंट की कमेंट्री को अगर देखें तो हर कोई ये इंडिकेशन तो ज़रूर दे रहा है कि अब NPA में कटौती होनी चाहिए, जो हमने पिछले कई सालों से प्रोविज़न की है उस वजह से और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की वजह से अब NPA में कटौती होनी चाहिए। फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू अगेन हम 3-4 कैटेगरी में ये क्षेत्र को बांट सकते हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे रिटेल फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशन ऑलरेडी ऊपर है, तो उसमें री रेटिंग होने के चांसेस कम हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंक, जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी नीचे थे, उसमें शायद री रेटिंग हो सकती है। दूसरी है जो PCA PSU बैंक है, अब अगर उनको बिजनेस के लिए आज़ादी नहीं मिलेगी तो उनका वैल्यूएशन सस्ता है बट री रेटिंग होने के चांसेस कम है। एक है जो PCA से बाहर आ रही PSU बैंक है, और वो PSU बैंक जो PCA से बाहर ही है उनके वैल्यूएशन में री रेटिंग हो सकती है अगर NPA में कटौती होना चालू हो जाए और वो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस चालू करें। एक सिंपल सेंस में कहे तो आज तक मार्केट उन्हें वैल्यू स्टॉक की तरह ट्रीट करता था, हो सकता है ग्रोथ देखने के बाद उन्हें ग्रोथ स्टॉक की तरह ट्रीट करे, तो ये री रेटिंग हो सकती है। और उसके बाद आता है NBFC क्षेत्र, उसमें अगेन हमें लगता है कि जिन NBFC की लायबिलिटी फ्रेंचाइज अच्छी है, जो पैसा उठा लेंगे मार्केट से, बैंकिंग सिस्टम से अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए, उनकी वैल्यूएशन बनी रहनी चाहिए। री रेटिंग तो शायद ना होगी, बट जो NBFCs में लायबिलिटी फ्रेंचाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है और जिनकी ग्रोथ डीरेट हो रही है, जो आज अपने लेंडर्स को अपनी ग्रोथ काट के पैसा दे रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन में डी रेटिंग होगी। जी, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयन मुखर्जी, मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक, और
उदयन, ये बताइए कि जो आपने सुना पीयूष गोयल का बजट, इसके बाद हम कह सकते हैं कि पीयूष तलवार की धार पर सक्सेसफुली चलने में कामयाब रहे, जिसको कहते हैं गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स डोंट गो टुगेदर। तो यहाँ क्या गुड पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो गई गुड इकोनॉमिक्स पे, या उन्होंने एक बहुत अच्छा बैलेंस बना लिया है? आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? देखिए आलोक जी, ये 10 में से नंबर देना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने बजट देखने के बाद और टीवी में स्टूडियो में बैठने के बाद ये 8.5 और 9 सुन के मेरा कान पक गया। क्योंकि ये सीईओ से आप पूछते रहते हैं, वो 10 में 9 देता है, बजट खराब हो कि अच्छा हो, तो इसमें मेरा मन नहीं है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो स्टिमुलस बजट के ज़रिए से आया है अभी, जो दोनों तरीके से, रूरल एक अर्बन स्टिमुलस है, मेरे ख्याल से अर्बन स्टिमुलस ज़्यादा पावरफुल है। जो आपने टैक्स ब्रेक दिया है, 5 लाख से नीचे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इससे लगभग 24,000 करोड़ का एक अर्बन इकोनॉमी में एक स्टिमुलस आएगा। मेरे ख्याल से इकोनॉमी का हाल अभी जो है, उससे वो स्टिमुलस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल है। मुझे ये मानना नहीं है कि इसके ऊपर मारुति, हीरो होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि स्टिमुलस का साइज़ जो है मुझे देख के लग नहीं रहा है कि इसमें से बहुत ज़्यादा ऑटो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, लेकिन कंजम्पशन गुड्स के कंजम्पशन थोड़ा बढ़ सकता है, और ये स्टिमुलस हमारे लिए ज़रूरी था और ये इम्पॉर्टेंट है। फार्मर पैकेज को आप पकड़े तो मैं कहूँगा कि फार्मर शायद इससे निराश होंगे, क्योंकि जो छोटे, जिनके पास पकड़ लीजिए 1 एकड़ फार्म है, अभी 1 एकड़ फार्म में आपको महीने में 500 रुपये मिलेगा। ये बहुत बड़ा रकम नहीं है। जो लेवल का फार्म स्ट्रेस अभी हम देख रहे हैं देश में, उससे 500,000 रुपये महीने में बहुत ज़्यादा कुछ सुलभ नहीं होने वाला है। और ऐसे ही फार्मर लोग इलेक्शन से पहले दिया हुआ ये सब चीज़ इनको वोट देते वक्त बहुत ज़्यादा मानते नहीं है। तो मैं कहूँगा जो फार्मर पैकेज आया है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। शायद जो अर्बन पैकेज आया है उससे थोड़ा स्टिमुलस मिलने वाला है इकोनॉमी को, उससे मार्केट को खुश होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट जो स्लिपेज आया हुआ है 3.4%, वो स्लिपेज है और दूसरे साल लगातार स्लिपेज हो रहा है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हर साल कोई ना कोई रीज़न के लिए हम स्लिपेज कर लें, ये मानना सही नहीं होगा। तो अगले साल से हम ग्लाइड पाथ पे वापस आ जाएं और 3.1% कर दें, यही उचित होगा। 2 साल बहुत हो गया, लेकिन अभी फिस्कल डेफिसिट को लेके मेरे ख्याल से स्टिमुलस को देखते हुए मार्केट उतना ज़्यादा निराश नहीं होगा। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ अमिताभ कांत जी जुड़ चुके हैं। मेरे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। अमिताभ कांत जी, स्वागत है आपका। आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। डेफिसिट उम्मीद से थोड़ा अधिक, ये बाजार के लिए एक बड़ा सवाल रहता है। जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि आप इस पैकेज को डिस्काउंट करके फिर देखिए, लेकिन दरअसल देखा तो अंतिम आंकड़ा ही जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस बजट में ये किया गया है कि अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा जो फार्म लोन वेवर्स किए जाते थे, ये पहली बार है देश में कि आप सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करिएगा, आप उनके लैंड रिकॉर्ड्स को यूज़ करेगा, उनके बैंक अकाउंट्स को यूज़ करके उनके पास लिक्विडिटी दीजिएगा, सीधे कैश पहुंचाइएगा। तो आप मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं करिएगा, आप क्रेडिट हिस्ट्री को नहीं ख़राब करिएगा, और ये डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी था। तो ये हुआ है। दूसरा, और इससे जब आप 6,000 रुपये डालिएगा बैंक अकाउंट में तो उनके पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट जो 2% और 3% करके 5% जो कम किया गया है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और तीसरी चीज़, देखिए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो एलाइड सेक्टर की एक्टिविटी बढ़ानी ज़रूरी है। तो डेयरी और फिशरीज में बहुत फोकस किया गया है। तो डेयरी, फिशरीज, लो इंटरेस्ट रेट, और ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे मेरे विचार से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जब इसको आप बजट को इसके साथ देखते हैं, रूरल सेक्टर के लिए क्या गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, और जब आप इसको देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो पेंशन स्कीम आई है 3,000 रुपए की, तो तीनों मिलाकर जब देखते हैं और तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस बजट में है, जो अभी तक एनालिसिस में नहीं आई है, कि बजट के जब आप टोटल आउटलेस देखेगा तो सोशल सेक्टर, खासकर एजुकेशन और हेल्थ में 20% की बढ़ावत हुई है, 20%। तो गवर्नमेंट ने, और ये बहुत बड़ा फोकस है,
एजुकेशन और हेल्थ का जो फोकस है। और मेरे विचार से इंडिया लॉन्ग टर्म में अगर 9-10% पर हमको बढ़ना है तो एजुकेशन और हेल्थ के बिना इंडिया कभी नहीं बढ़ सकती। तो एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस बढ़ेगा 20% ग्रोथ से, और इससे देश में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी लॉन्ग टर्म में। ना एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिन पे फोकस बढ़ रहा है, लेकिन जो